सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान समी इब्राहिम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम तज्ज़िया स्पेशल। आज लाहौर में शहबाज शरीफ साहब की रेजिडेंस के सामने एक ड्रामा हुआ। नैब की टीम वहां पर गई हमज़ा शहबाज साहब को गिरफ़्तार करने के लिए। फिर हमने ये देखा कि वहां पर मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स इकट्ठे हो गए, नारे लगाने शुरू कर दिए। उन्होंने नैब के लोगों को अपने हसार में ले लिया। नैब वहाँ पर मौजूद उनके ऑफिशल्स रहे 2-3 घंटे। पाकिस्तान का सारा मीडिया दिखाता रहा कि वहाँ पर क्या सूरत हाल है। लेकिन फिर उसके बाद लाहौर हाई कोर्ट की तरफ से एक हुक्म आया जिसमें यह कहा गया कि हमज़ा शहबाज की गिरफ़्तारी रोक दी गई है मंडे तक, और मंडे को समाअत होगी उनकी दरख्वास्त ज़मानत की। नून लीग के वर्कर्स वहाँ पर मौजूद थे, पूरा पाकिस्तानी मीडिया उसको दिखा रहा था। क्या हुआ, क्यों शहबाज को गिरफ़्तार नहीं किया जा सका, और जो हमज़ा शहबाज के ऊपर जो इल्ज़ामात हैं उसकी जो तफसीलात हमारे सामने आई है, उन पर जो मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ामात हैं, जिस तरह से पैसे की ट्रांजैक्शन हुई है, उस पर भी आज बात करेंगे। और इसके अलावा इसका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि बज़ाहिर तो ये ऐसा लग रहा था कि नैब गिरफ़्तार करना चाह रही है और वो आगे से रजिस्ट कर रहे हैं, और लेकिन असल वाक़या ये नहीं था। कुछ दोस्त आपस में मिले हुए थे और एक जो पॉलिटिकल मैसेज आज देना था वो ये था कि हमज़ा शहबाज एक मर्द आहन है, हमज़ा शहबाज बहुत स्ट्रॉन्ग पॉलिटिशियन है, और आने वाले वक्तों में मुस्लिम लीग नून की अगर कोई बेहतरीन क़यादत कर सकता है तो वो हमज़ा शहबाज हो सकता है। इससे पहले अमूमी तौर पर यह समझा जाता है कि मरीम नवाज़ शायद मुस्लिम लीग नून को लीड करेंगी। तो ये सब क्या है, ये कंस्पिरेसी थ्योरी क्या है, या इसमें कुछ हकीकत है, आज उस पर भी बात करेंगे। मेरे साथ होंगे मियां दाऊद, सीनियर रिपोर्टर हैं, लाहौर हाई कोर्ट को रिपोर्ट करते हैं। आज जो कुछ कोर्ट में हुआ उस पर भी बात करेंगे। रिजवान अब्बासी साहब सीनियर लॉयर हैं और क्रिमिनल केसेस के माहिर समझे जाते हैं, टेलीफोन लाइन पर वो भी हमारे साथ मौजूद होंगे। मैं रिजवान अब्बासी साहब की तरफ जाने से पहले मियां दाऊद, मुझे ये थोड़ा सा हमें ये बताइए कि जो लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया है, एक तो ये कहा जाता है कि इस तरह की कोई प्रेसिडेंस इतनी कोई है नहीं है, आम आदमियों को इस तरह छुट्टी वाले दिन किसी चेंबर में समाअत करके इस तरह रिलीफ मिलता नहीं है। क्या ऐसी वजह थी कि ये रिलीफ दिया गया? बहुत सारे लोगों से मेरी बात हुई तो वो ये कह रहे थे कि एक तो ज़रूर मैसेज गया है कि अगर आपने मुकदमे को अच्छे अंदाज से लड़ना है तो जो हाई कोर्ट बार्स के इलेक्टेड ओहदेदारान हैं उनमें से किसी को ज़रूर आपको वकील रखना चाहिए। इस पर भी ज़रूर कमेंट कर दीजिए। जी जनाब मियां दाऊद साहब। जी समीम भाई, बहुत शुक्रिया। असल में दो इसके पहलू हैं, दो पहलुओं में इसको देखना चाहिए। एक पहलू अखलाकी है कि क्या छुट्टी वाले दिन अदालत लगनी चाहिए थी या नहीं लगनी चाहिए थी, और दूसरा पहलू कानूनी है। कानूनी तौर पे अगर बात की जाए तो किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी वक़्त, किसी भी दिन, किसी भी मुनासिब सूरत हाल, मुफाद आमा का मसला हो या कहीं अमन अमान की सूरत हाल पैदा होनी हो, तो वो अपनी अदालत लगाकर मुनासिब हुक्म जो है वो जारी कर सकते हैं। माजी में हमारे पास ऐसी मिसालें मौजूद हैं। चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब जो हैं, उनकी सुप्रीम कोर्ट जो है वो दिन रात काम करती रही और वो लोगों को इंसाफ की फराहमी के लिए काम करते रहे। और उसके अलावा लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच के फैसले भी मौजूद हैं कि जिसके तहत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को या किसी भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये इख्तियार हासिल है कि वो किसी भी मुनासिब सूरत हाल, मफाद आमा को या अमन अमान की सूरत हाल के ऊपर या जिसको चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो खुद चाहें वो उस मुकदमे की समाअत जो है वो कर सकते हैं। ये तो है इसका कानूनी पहलू। दूसरा जो अखलाकी पहलू है कि आम आदमियों के लिए, आम साइलिन के लिए ये सहूलत जो है वो क्यों मुयस्सर नहीं है, ये बिल्कुल जायज़ बात है। ऐसी रवायात जो हैं वो ख़त्म होनी चाहिए। अगर किसी अशराफिया को, किसी सियासतदान को या किसी भी बड़े मुजरम के लिए, बड़े मुलज़म के लिए ये सहूलत दस्तयाब है कि उसको आप अतवार के दिन, हफ्ते के दिन अदालत लगाकर जो है वो रिलीफ दे सकते हैं,
तो ये किसी भी हर शहरी के लिए ये सहूलत जो वो दस्तयाब होनी चाहिए कि वो भारी वकील करे और वो छुट्टी के दिन भी अदलिया से जो है वो रिलीफ ले सके। ये अखलाकी तौर पे ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, ये एतराज़ बिल्कुल दुरुस्त उठाया जा रहा है कि हफ्ते के रोज़ छुट्टी के रोज़ अदालत लगाकर इस मुलज़िम को या किसी भी मुलज़िम को रिलीफ जो है वो नहीं देना चाहिए था। अब जो ये बात है कि क्या चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को ये इख्तियार था और नहीं वो आपने इसको एक्सप्लेन कर दिया। आपने देखें, आपने इस बात को एक्सप्लेन कर दिया है कि चीफ जस्टिस के पास ये इख्तियार होता है कि वो अगर कोई ऐसा मसला आ गया है तो वो अपनी अदालत लगा के कोई भी फैसला कर सकता है। बिल्कुल कानून और आइन में इसकी गुंजाइश मौजूद है और अखलाकी तौर पर भी बता दिया। आप मेरे साथ ही रहिए। रिजवान अब्बासी साहब सीनियर लॉयर, उन्होंने हमें ज्वाइन किया है। रिजवान अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना वक्त दिया, टेलीफोन लाइन पर आप आए। हमजा शहबाज के ख़िलाफ़ जो नैब के इल्ज़ामात हैं उसके मुताबिक उन्होंने $2.5 मिलियन की मनी लॉन्ड्रिंग की है और जो उन्होंने शवाहिद पकड़े हैं नैब ने उसमें कम से कम 23 ट्रांजैक्शंस ऐसी हैं कि जो यहाँ से पैसे भेजे गए, उनमें से 18 जो ट्रांजैक्शंस हैं उनको ट्रैक कर लिया गया। जिन लोगों ने वो पैसे भेजे उनको भी पकड़ लिया गया, उनको भी देखा जा रहा है और फिर जो पैसे उनके अकाउंट में आए उनको भी ट्रैक कर लिया गया। दो जो ट्रांजैक्शंस थी मंजूर अहमद के नाम की है ट्रांजैक्शन और एक और साहब के नाम की है, जिसमें एक ट्रांजैक्शन $1,65,000 की है और एक ट्रांजैक्शन $1,68,000 की है। ये 2007 में यहाँ से पैसे भेजे गए और जिन लोगों ने ये पैसे भेजे उनके पास ब्रिटिश पासपोर्ट नहीं है, वो कभी बरतानिया गए नहीं हैं और ये पैसे जो हैं फ़नल होके मुख्तलिफ अकाउंट से होते हुए फिर दोबारा ये हमजा शहबाज साहब के अकाउंट में आए और उनकी जो प्रॉपर्टी है उसमें 2003 से लेके जब उनके वालिद मौसूफ वज़ीर आला बने हैं 41 करोड़ रुपए का इजाफा हुआ, जबकि उनके भाई सलमान शहबाज की जो प्रॉपर्टी है वो 85 करोड़ से बढ़ के 3 अरब रुपए तक चली गई और टैक्स जो उनके पेपर्स हैं वो मैच नहीं करते। इस रकम की कोई ट्रेल नहीं है और ये एसेट्स बियॉन्ड मीन का केस था और आज नैब उनको पकड़ने जा रही थी। तो जिस तरीके से लाहौर हाई कोर्ट ने बीच में इंटरवीन किया और सब कुछ जमानत हुई, आप इस सारे मामले को किस तरह से देखते हैं? अगर आप, क्योंकि ये लीगल केस है और आप थोड़े सा बैकग्राउंड देखें कि कुछ अर्सा पहले एक केस था जिसमें एक पार्टी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में गई और नैब ने जब दोनों साइडों के आर्ग्यूमेंट्स हुए, नैब ने अपनी कंटेंशन पेश की और उस वक्त नैब ने कहा कि हमने उसके जो है वो अरेस्ट वारंट इशू नहीं किए हुए, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक हुक्म जारी कर दिया कि उस वक्त भी सेक्शन 24 नैब ऑर्डिनेंस इसी तरह मौजूद था और सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दे दी नैब को कि अगर आप इनके एक आदमी क्योंकि दादरसी के लिए कोर्ट में आया हुआ है, वो जो जैसा भी है अपना केस वो अब कोर्ट में साबित करना चाहता है कि वो दुरुस्त है और उसके ऊपर लगाए गए इल्जामात गलत हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रेसिडेंट बना दी कि अगर आप अरेस्ट वारंट इशू करेंगे तो 10 दिन पहले आफ्टर इशुएंस ऑफ अरेस्ट वारंट आप उसको बताएंगे ताकि वो आदमी जो है दोबारा कोर्ट में आ सके और अपनी जो है वो रिलीफ क्लेम कर सके। तो इसी बेसिस पे हमजा शहबाज ने भी अपनी पिटीशन मूव की, रिट पिटीशन फाइल की। नैब अथॉरिटीज ने वहां पे जाके अपनी स्टेटमेंट दे दी कि अभी तक हम जो है वो इंक्वायरी फेज में हैं एंड अरेस्ट वारंट्स इशू नहीं हुए और उस प्रेसिडेंट को मद्देनजर रखते हुए लाहौर हाई कोर्ट ने एक ऑर्डर पास कर दिया इनके भी फेवर में कि अब अगर नैब जो है वो अरेस्ट वारंट इशू करती है तो वो 10 दिन पहले जो है इनको अरेस्ट करने से पहले बताएगी ताकि वो आदमी दोबारा जो है वो कोर्ट में जा सके और कोर्ट में अपना रिलीफ क्लेम कर सके। और रिसेंटली एक और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है जिसमें जस्टिस अजमत सईद साहब ने सेक्शन 24 को इंटरप्रेट करते हुए ये वर्डिक्ट दिया कि इसमें जो है सेक्शन 24 में कोई प्रीवियस इंटीमेशन टू एनी पार्टी नहीं है। एट एनी टाइम नैब कैन अरेस्ट एनी पर्सन ड्यूरिंग इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अब देखें ये है लीगल सिचुएशन। अब इनका जो ऑर्डर था, हमजा शहबाज का जो ऑर्डर था वो हाई कोर्ट का, वो अभी तक इंटैक्ट था। तो उस ऑर्डर की पासदारी जो थी वो नैब के ऊपर लाजिम थी। देखें एक तरफ अगर कानून जो है वो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को
अथॉरिटी देता है कि वो कुछ भी एक्शन कर सकते हैं, या कोई लॉ जो है परमिशन देता है टू टेक एनी एक्शन और इनिशिएट एनी प्रोसीडिंग, उसके साथ साथ लोगों को कानून राइट भी देता है। जितनी भी आप फरमा रहे हैं वो भले दुरुस्त होगा, लेकिन ये चीजें जो हैं ये स्क्रूटनी करनी है कोर्ट ने, क्योंकि एक आदमी ने अपनी बोनाफिडे साबित करने के लिए वो कोर्ट में खुद चला गया और उसने उस वक्त नैब वालों ने कहा जी हमें तो ये अरेस्ट दरकार ही नहीं है, फिलहाल हमने इनके अरेस्ट वारंट इशू नहीं किए। और जो ही वो बंदा बाहर निकल के घर पहुंचा, चंद दिन बाद वो अरेस्ट वारंट लेके, और कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद, मैं कहता हूं ये कॉन्टेम्प्ट है, जो मैं ये समझता हूं कि क्योंकि इस ऑर्डर को सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड नहीं किया था, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने सेक्शन 24 को इंटरप्रेट किया, सेक्शन 24 में ऐसा ही है। लेकिन अब देखिए नैब कानून है और नैब में जो नैब अथॉरिटीज को जो इख्तियारात हासिल हैं वो बहुत ड्रैकोनियन इख्तियारात हैं। अब जो पाकिस्तान के जो शहरी हैं उनके अपने राइट्स हैं, फंडामेंटल राइट्स भी हैं, तो इन दोनों में एक तरफ राइट ऑफ सिटीजन और दूसरी तरफ अथॉरिटी ऑफ इन्वेस्टिगेटर्स, इसमें जो तवाजुन कायम करना है वो कोर्ट्स ने करना है। लोगों को किसी भी इन्वेस्टिगेटर की मर्जी के ऊपर छोड़ा नहीं जा सकता, लोगों को किसी किस्म की भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है वो उनके रहमो करम पे नहीं छोड़ा जा सकता कि वो जो चाहे इनके साथ करें, इल्जामात लगा दें। रिजवान साहब जरा रुकिए जरा एक सेकंड रुकिए। ये आप लोगों का जिक्र कर रहे हैं, ये लोगों का नहीं है, किसी लोग को हफ्ते वाले दिन अदालत रिलीफ नहीं देती, ये लोग का इसमें चक्कर नहीं है, ये खास मखसूस लोग हैं, जो ताकतवर लोग हैं, जो रहे हैं और जिनके बारे में जिनकी ट्रांजैक्शंस हैं सामने पैसे की, अरबों रुपए पाकिस्तान के ये लोग बाहर लेके चले गए, लेकिन रिलीफ, ये तो राइट्स, ये लोग तो वैसे ही बड़े प्रिविलेज लोग हैं। अगर हम ये कहें कि लोगों को ये राइट है, तो मुझे कुछ आप बता सकते हैं कि सैटरडे को कौन सी अदालत ने किसी आम आदमी को रिलीफ दिया है? आप भी बहुत सालों से वकील हैं, मुझे कोई थोड़ा सा आप बता। अभी आपने वर्ड यूज किया, मैं ये कहता हूं कि ये रिलीफ आम आदमी को भी मिलना चाहिए और ये सहूलत आम आदमी के लिए भी होनी चाहिए। ये सिर्फ हमजा शहबाज की बात नहीं है, ये पाकिस्तान के हर शहरी को जिसका फंडामेंटल राइट ऑफ लिबर्टी जो है एट स्टेक और कोर्ट देखे कि ऐसी चीजें आ रही हैं तो ये उनके लिए भी होना चाहिए, ये सिर्फ ब्लू आइड के लिए नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं ओवरऑल केस की एक सिनेरियो पेश कर रहा था आपके सामने कि लाहौर हाई कोर्ट ने कह दिया और सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को प्रेसिडेंट बना के उन्होंने कह दिया कि 10 दिन पहले आप इंटीमेट करेंगे, तो इन्होंने इंटीमेट क्यों नहीं किया? देखिए 10 दिन बाद यही सबूत आप इंटीमेट करते, ये कोर्ट से बेल लेते, ठीक है, यही तमाम सबूत जो है कोर्ट में पेश करके बेल खारिज करके लीगल तरीके से आप बंदे को गिरफ्तार करें। पैसा पाकिस्तान में लाना जो है ये सबसे अवलीन तरजीह है, लेकिन कानून ने एक जो तरीकेकार वजह किया हुआ है उसको तो आप बुलडोज नहीं कर सकते। नहीं, ये बात आपकी सही है, ये बात आपकी सही है, पैसा लाना तरजीह है, लेकिन अभी आपने अपनी गुफ्तगू में नैब को कहा कि ये ड्रैकोनियन लॉज हैं, यानी ये तो ऐसे लोगों के बारे में के खिलाफ इस्तेमाल होते हैं जिन्होंने पाकिस्तान में जो करप्शन कर रहे हैं, ये और ये जो लॉज हैं इनको, ये बाकायदा अप्रूव्ड लॉ हैं, पाकिस्तान की आइन में इनकी इजाज़त दी गई है, तो उन लॉज को आप ड्रैकोनियन लॉ कैसे कहते हैं? देखिए मैं इसलिए कहता हूं कि नंबर 1 कि जो नैब कोर्ट है, नैब कोर्ट के पास कोई नहीं है कि वो बेल किसी आदमी की ले। नैब कोर्ट जो है वो कॉग्निजेंस नहीं ले सकती, कॉग्निजेंस का भी इख्तियार जो है वो चेयरमैन नैब के पास है। चेयरमैन नैब के पास इख्तियार है कि वो ड्यूरिंग इंक्वायरी का मतलब ये है कि आप अभी देख रहे हैं कि ये इल्जामात दुरुस्त, वो ड्यूरिंग इंक्वायरी भी किसी को गिरफ्तार कर सकते हैं। तो आपने पूरी कौम को, सारी लोगों को नैब की मर्जी के ऊपर नहीं छोड़ा जा सकता। लोगों की लिबर्टी, लोगों के भी राइट्स हैं। अगर आप ऐसे करेंगे और इस तरह लोगों को किसी एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के जो है वो रेमो करम पे छोड़ देंगे तो तब भी मुआशरा नहीं चलता, तब भी तो बहुत सारी आप बार बार कह रहे हैं लोगों, आप रिजवान आप बार बार ये कह रहे हैं लोगों को, आम आदमी जिसके जो बेचारा मेहनत मजदूरी कर रहा है उसका इससे क्या देना देना? ये तो उन बड़े लोगों के लिए है जो यहां पर इक्तदार के मजे लूटते हैं, कौम का पैसा लूटते हैं, बाहर जाके बिल्डिंग्स बनाते हैं, टैक्स उनका कुछ नहीं है और माल उनके पास बहुत ज्यादा है, तो वो लोग तो नहीं है,
वो तो बकौल डॉक्टर शाहिद मसूद के बदमाशिया है सारे का सारा जो मुसल्लत है पाकिस्तान के ऊपर। के लिए कानून ये सब लोगों नहीं, के लिए कितने लोगों को पकड़ा है, लेकिन वहाँ पे पकड़ा कितने लोगों को है? वो नैब के डर से मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। कौन छोटा इन्वेस्टर भी डर के मुल्क छोड़ के जा रहे हैं। लोग जो हैं वो पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने के लिए तैयार नहीं है। आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो बिल्कुल इनइफेक्टिव होके रह गई है। वो कहते हैं कि जी आज हम काम करेंगे और पाकिस्तान के लिए, मुल्क के लिए काम करेंगे। गलत काम ना करें ना, बुला के बिठा दिया गलत जाएगा, काम ना करें ना। एक ट्रांजैक्शन रिजवान अब्बासी, कानून के मुताबिक काम करेंगे तो कोई नहीं पूछेगा ना। लोग अगर इन्वेस्टमेंट यहां पर इसलिए करते थे कि टैक्स भी बचाएंगे और माल लूटेंगे और फिर बाहर चले जाएंगे, तो वो बिल्कुल उनकी इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कानून के मुताबिक जो टैक्स पे करे वो इन्वेस्ट करे, और जो लोग जो ब्यूरोक्रेट्स जो हैं अगर जो कानून और आइन के मुताबिक काम करते हैं उनको क्या खतरा है? ये तो जब 18वें ग्रेड का बंदा 21वें ग्रेड में लगेगा आके और नाजायज काम करेगा तो बिल्कुल उसको डरना चाहिए, और नैब को चाहिए कि वो उनको पकड़े भी सही। इसमें गलत काम कहां पे हो रहा है? देखिए, मैं नैब के इख्तियारात और वो चीजें लॉ की मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूं कि जहां पे कानून इख्तियार देता है वहां पे लोगों को हुकूक भी देता है। तो इन इख्तियारात और हुकूक में एक तवाजुन होना चाहिए। जहां पे अदम तवाजुन होगा वहां पे बिगाड़ पैदा होगा। तो अभी जो नैब के कवानीन हैं उनमें नैब अथॉरिटीज को बहुत ज्यादा इख्तियारात हासिल हैं, और जो आप फरमा रहे हैं, देखें चोरों को पकड़ना चाहिए, जो टैक्स नहीं देते उनसे अदालतें रिजवान अदालतें मौजूद है ना, लोग अदालत जो मनी हाई कोर्ट मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट मौजूद है। लोग जाके अगर किसी के साथ नैब ज्यादती कर रहा है तो फोरम मौजूद है ना, हाई कोर्ट का फोरम मौजूद है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फोरम मौजूद है। अगर कोई वो इख्तियारात अपने ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे आज ही का मामला है, आप ये समझते हैं कि नैब ने कंटेम्प्ट किया, अब मंडे को अदालत लगेगी, ट्यूसडे को अदालत लगेगी, फैसला हो जाएगा। अगर कंटेम्प्ट उन्होंने की है तो उसकी सजा जजा हो जाएगी। तो फोरम तो मौजूद है। तो ये कहना कि ये ड्रैकोनियन लॉज हैं और लोगों के पास इख्तियार नहीं है और पूरा पाकिस्तान नैब के रहमो करम पर है, मेरा ख्याल है ये तो एग्जैजरेशन है। ये तो वो बयानिया है जो ये मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के लोग जो मुकदमों में फंसे हुए हैं, ये तो उनका बयानिया है। देखिए, मैं तो अभी इस केस के हवाले से मैं कह रहा हूं, और जो कुछ हम रोजाना की जिंदगी में देख रहे हैं, जिस तरह लोग, ब्यूरोक्रेसी भी डरी हुई है और आम छोटे लेवल के लोग भी डरे हुए हैं, जिन्होंने जो बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, मैं उन लोगों को भी जानता हूं, लेकिन इस वक्त वो भी कोई भी शख्स काम करने के लिए तैयार नहीं है। और वो इस चीज से डरते हैं कि कल हमारी पगड़ी नैब के जो ऑफिसेज है वहां पे उछाली जाएगी, हमें वहां पे बुला के तजलील की जाएगी, और वहां पे हमसे 7-7, 8-8 साल पुराने जो है वो डॉक्यूमेंट सामने रख के हमसे कहा जाएगा कि एक एक चीज को जस्टिफाई करें। तो ऐसे भी नहीं होता, पूरी दुनिया में ऐसे होता है रिजवान अब्बासी साहब, पूरी दुनिया में ऐसा होता है। अमेरिका में आप चले जाएं, अमेरिका में आप चले जाएं, वहां पे जब आप अपने टैक्स को सीधे करते हैं तो 20 साल पुराना जो ऑफेंस है उस पर भी बात की जाती है, एक एक पैसे पे बात की जाती है। 7 साल पहले अगर नाजायज पैसा बनाया है तो उसका अगर सवाल नैब करता है तो इसमें नुकसान वाली क्या बात है? और ईमानदार आदमी को क्या जरूरत है डरने की, जिसके पास पूरी मनी ट्रेल है हर चीज की। ये तो, और फिर ये बात अगर किसी से पूछा जाए कि ये पैसे कहां से आए तो ये पगड़ी उछालना कैसे हो गया? वो तो उसके पास अगर ट्रेल है तो वो बता दे, ये पगड़ी कैसे उछल गई? देखिए, आपसे अगर कोई आदमी 7 साल पुराने का समी साहब पूछे कि 7 साल पहले आपने ये जो ऑर्डर किया था इसको जरा जस्टिफाई करें, तो आपको 7 साल में आप इतने ऑर्डर कर चुके होंगे कि आपको किसी कोई चीज याद नहीं होगी। नहीं, क्यों नहीं याद होगी? हर ऑर्डर का कंटेक्स्ट होगा, वहां पर उसके सपोर्टिंग कहा जाए कि क्योंकि आप जवाब नहीं दे सके, अब आप इधर ही बैठेंगे और हम आपको अरेस्ट करेंगे। तो ये जो लोग ईमानदारी से काम करते हैं, जो लोग ये फेस कर रहे हैं, ये आप उनसे पूछें। मैं चोरों को पकड़ने से नहीं, कोई मेरा उस पे नहीं है। ये आप बहुत चोरों को नहीं पकड़ा जाएगा, चोरियां रुकेंगी नहीं। ये तमाम चीजें जो हैं, ये मैं ये नहीं कहता कि सब नाजायज हो रहा है, मैं सिर्फ ये कहता हूँ कि एक तवाज़ुन होना चाहिए। और जी ये पर्टिकुलर केस है, इस पर्टिकुलर केस में जब वो शख्स कोर्ट में गया और कोर्ट ने एक ऑर्डर कर दिया, तो जब तक वो ऑर्डर सेट असाइड ना हो जाए तो कैसे आप उसको गिरफ्तार कर सकते हैं? ये बात सही है, इसका फैसला अदालत कर लेगी। ये बात सही है, ये इन्वेस्टिगेटर्स नहीं हो सकते। ये बात आपकी सही है। बड़े से बड़ा जुर्म मुजरिम होगा, जुर्म तो कोर्ट में साबित होगा। ये बात आपकी सही है कि कोर्ट अब इस बारे में फैसला कर देगी, लेकिन ये जो आपने मंजर कशी खींची है ना कि सारा दिन बिठाए रखे और शरीफ आदमी
किसी शरीफ आदमी को नैब ने इस तरह बिठा के नहीं किया। मुझे लगता है कि ये सारे के सारे जो लोग हैं, अगर इनके आप टैक्स रिटर्न देखें और इनके अगर इनकम देखें, इनका माल देखें, तो उसमें आपस में कोई मैच नहीं है। ये तो नैब ने जब काम करना शुरू किया है तो एक उसके खिलाफ एक बिल्कुल ये बात बहुत सारे लोग करते हैं। खैर, आपकी अपनी ओपिनियन है एंड वी रिस्पेक्ट योर ओपिनियन बिकॉज यू आर ए वेरी एमिनेंट लॉयर एंड ए पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी। आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है मैं उसको चैलेंज नहीं करता, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है रिजवान अब्बासी साहब कि पूरी दुनिया में ऑफेंस 10 साल पहले हो, 8 साल पहले हो, जब आप अपने पेपर्स लेके जाएंगे तो वो आपसे उसके बारे में सवाल करेंगे और जो चीज़ भी हुई होती है, ख़ास तौर पर मनी ट्रेल, उसके उस वक्त पूरा उसका एक बैकग्राउंड होता है, उसका एक कॉन्टेक्स्ट होता है, जहाँ से पैसे आए होते हैं उसका भी रिकॉर्ड होता है, जहाँ पे जा रहे होते हैं उसका भी रिकॉर्ड होता है। जो नीट एंड क्लीन आदमी है, हाँ, अगर किसी ब्रीफ केस में आया है, किसी लिफाफे में आया है, उसका वाकई कोई हिसाब किताब नहीं होता, वो याद भी नहीं रहता कि ये नोट कौन कौन से थे। ये बात आपकी मैं तस्लीम करता हूँ, लेकिन अगर ट्रांजैक्शन सही हुई हो और पूरे हलाल के पैसे कमाए हुए हों तो वो बंदे को याद भी रहते हैं कि ये पैसे कहाँ से आए और किस मद में आए। तो उसको ये कह देना कि अगर वो सवाल करते हैं तो उनको ये सवाल करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ये तो फिर बिल्कुल एक खुला छोड़ दें। आप जो ताकतवर और अमीर लोग हैं उनसे बिल्कुल कोई सवाल ना करें। देखिए, मैंने तो ना किसी ताकतवर की बात की, मैं आपसे बहुत सारे मामलात में सभी सब मैं आपसे जो है वो बिल्कुल मैं उसकी तायीद करता हूं, लेकिन मैंने एक जनरल बात की और जो पर्टिकुलर इस रेफरेंस से, हमजा शहबाज के रेफरेंस से जो है जो बात है, देखें वो चाहे मैं कहता हूं इससे 10 गुना ज्यादा सीरियस एलिगेशन हो, जब कोर्ट ने एक हुक्म दे दिया तो उस हुक्म की पासदारी होनी चाहिए। और ये 2-4 दिन की बात होती है। दोबारा वो जब बंदा कोर्ट में जाएगा तो आप कोर्ट में सारी एविडेंस पेश करके वो बेल खारिज करके आप इन्वेस्टिगेट करें और पैसा लाएं पाकिस्तान में। इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? बिल्कुल सही बात है आपकी रिजवान अब्बासी, ये मैं आपसे एग्री करता हूँ कि जो कंटेम्प्ट नहीं होनी चाहिए और जो ऑर्डर है उसको उसकी स्पिरिट के मुताबिक उस पर अमल दरामद। अब अगर नैब ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया और लाहौर हाई कोर्ट के फैसले की उन्होंने पास नहीं रखा, अगर वो कंटेम्प्ट के मुर्तकब हुए हैं तो डेफिनेटली अब मंडे को ये लाहौर हाई कोर्ट में मामला आएगा और जो मोअज़्ज़ज़ जज साहबान हैं वो इसको देखेंगे और उस पर जो भी उनका फ़ैसला होगा डेफिनेटली वो आइन और कानून के मुताबिक होगा। तो अब मंडे को इसका इंतज़ार रहेगा लोगों को। यहाँ पर मैं एक छोटा सा वक्फ़ा लेता हूँ। रिजवान अब्बासी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपने हमें टाइम दिया। और जब हम वापस आते हैं तो इस पर बात करेंगे कि 3 गलियाँ थीं, 12 थानों की पुलिस वहाँ पर लगी हुई थी, 150-200 बंदा था सारे का सारा, ये कैसे वहाँ पर पहुँच गया? क्या किसी ने पुलिस ने अंदर से किसी ने मदद की? और क्या फिर आपको कुछ इमेजेस भी दिखाएंगे, मरीम औरंगज़ेब साहबा की गुफ्तगू भी सुनाएंगे जिसमें उन्हें बड़ा यकीन था कि लाहौर हाई कोर्ट से फ़ैसला उनकी फेवर में ही आएगा। ये सब कुछ एक छोटे से वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। तज्जिया स्पेशल में हम बात कर रहे हैं जो आज हमजा शहबाज की गिरफ़्तारी के हवाले से जो एक ड्रामा हुआ। नैब गिरफ़्तार करने गई लेकिन नून लीग ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ये हाई कोर्ट के ये तौहीन अदालत है, उन्होंने वहाँ पे रेजिस्ट किया और आज भी नैब उन्हें गिरफ़्तार नहीं कर सकी। लेकिन सिचुएशन बड़ी अजीब है। अगर हम सुप्रीम कोर्ट का, मैं चाहूँगा प्रोड्यूसर साहब को कि वो फ़ैसला चला दें। ये 3 मेंबर बेंच है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का, जस्टिस अजमत सईद साहब की सरबराही में। इस बेंच ने जो अपना फ़ैसला दिया एक मुकदमे में, उसमें मैं ये पढ़ के आपको सुना देता हूँ। अभी वो मुझे प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं कि वो कॉपी हो रहा है, वो जैसे ही कॉपी हो जाएगा आपको वो दिखा देंगे। लेकिन इस फैसले में ये बिल्कुल वाज़े तौर पर यह लिखा हुआ है कि नैब के पास इस बात का इख्तियार है कि जब उसके पास एविडेंस आ जाता है तो वो किसी भी शख्स को कोई पेश की इतला दिए बगैर गिरफ्तार कर सकती है। नैब के पास ये इख्तियार है। नैब ऑर्डिनेंस के तहत ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की इंटरप्रिटेशन है। मैं ये पढ़ देता हूँ फैसले की जो लाइनें हैं। द ग्रीवेंसेस रेज्ड इन दैट द सेड ऑर्डर मोर पर्टिकुलरली इट्स कंक्लूडिंग लाइन्स मे बी
misinterpreted to imply that NAB cannot arrest an accused without information him first. On examination of the National Accountability Ordinance 1999 reveals that no such limitation has been imposed upon NAB. In this behalf, needless to say, if sufficient material has been gathered to connect a person to the commission of an offence, obviously NAB can arrest such a person. बिल्कुल क्लियरली कि अगर NAB के पास एविडेंस आ गया तो NAB किसी भी शख्स को प्रायर इंफॉर्मेशन यानी पेश की इतला के बगैर गिरफ्तार कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये मार्च के आखिर में ये फैसला दिया और जो हाई कोर्ट का फैसला है हमजा शहबाज साहब के पास वो 2018 का फैसला है। तो जो आइन का आर्टिकल 189 है वो ये कहता है कि जब सुप्रीम कोर्ट कोई फैसला कर देती है, जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से किसी बात की क्लैरिफिकेशन आ जाती है तो वो फाइनल होती है, वो प्रिवेल करती है। तो आइन के इस आर्टिकल के तहत और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के इस डिसीजन की रोशनी में जो नैब आज वहाँ पर जो वारंट जारी किए चेयरमैन नैब ने वो बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक थे और उसमें कहीं कोई कंटेम्प्ट की बात ही नहीं है। मियां दाऊद, आप बहुत अरसे से कोर्ट की रिपोर्टिंग कर रहे हैं। ये हमारी स्क्रीन्स पर वो आप डिसीजन भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का देख सकते हैं। उस बेंच की सरबराही जस्टिस अजमत सईद शेख साहब करते थे। तो मियां दाऊद, इस फैसले के बाद तो कोई इसमें इबाहम था ही नहीं। समी साहब, असल में कानूनी तौर पे अगर इस सुप्रीम कोर्ट के इसके फैसले को देखा जाए तो इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले की जो तशरीह की जा रही है उसका वो फाइनल नहीं है। उसको सुप्रीम कोर्ट को दोबारा से इस फैसले की तशरीह करना पड़ेगी क्योंकि दो तरह के फैसले होते हैं। एक फैसला होता है इन पर्सोनम जो किसी इनफरादी शख्स के लिए जो है वो किया जाता है और एक उसकी कैटेगरी है इन रेम की। इन रेम का जो फैसला होता है, कैटेगरी के जो फैसले होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो सब के ऊपर लागू होते हैं। लेकिन जो मिस्टर जस्टिस शेख अजमत सईद साहब का फैसला है वो इन पर्सोनम आर्डर है। वो सिर्फ इस पटिशनर सैयद जलील की हद तक का हुक्म था, वो उसको तमाम हाई कोर्ट्स के ऊपर जो है वो लागू नहीं किया जा सकता। ये सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है इसको लेकर अभी ये डिबेट हो रही है, क्या इसका इतलाक तमाम मुकदमात पर होना था या नहीं होना था। इसकी जो फाइनल इंटरप्रिटेशन है वो सुप्रीम कोर्ट को नए सिरे से करनी पड़ेगी। अच्छा, यहाँ पर रुकिए जरा, एक सेकंड, ये कहीं नहीं लिखा हुआ। नहीं मियां दाऊद, एक सेकंड रुकिए। ये इस फैसले की रोशनी में जिस शख्सियत ने अरेस्ट वारंट निकाला वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सीनियर तरीन जज रहे जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल, और उनका शुमार पाकिस्तान के इंतहाई जो काबिल जजेस हैं उनमें और पर्सन ऑफ इंटेग्रिटी उनके बारे में कहा जाता है और बड़ी इंपॉर्टेंट असाइनमेंट्स वो कर चुके हैं। ये जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का, उसकी रोशनी में सुप्रीम कोर्ट के, क्योंकि ये जो चेयरमैन नैब हैं ये कोई आम आदमी कहीं से नहीं उठाए गए, ये सुप्रीम कोर्ट के जज रह चुके हैं, सीनियर मोस्ट जज रह चुके हैं। तो आप समझते हैं कि इनसे गलती हुई होगी सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को रीड करने में, और नून लीग के लोग जो हमजा शहबाज को बचाने की कोशिश कर रहे हैं वो इसको सही इंटरप्रेट कर रहे होंगे। समी भाई, इस बात में कोई शक नहीं है, चेयरमैन नैब जो हैं जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल वो बहुत ही तालीम याफ्ता हैं, काबिल हैं, मैन ऑफ इंटेग्रिटी हैं, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जो गलती है वो किसी शख्स से भी हो सकती है, गलती की गुंजाइश जो है वो हर जगह पे मौजूद होती है। ये बात इसमें किसी को भी, चाहे वो नून लीग है, पीटीआई है, नैब है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, उसको इस कानूनी मामलात को पर्सनल लेने की बजाय उसको समझना चाहिए, उस पर डिबेट करनी चाहिए। और ये मुमकिन है हमारी जितने भी जो पीटीआई के वकला हैं उनसे भी इस मिस्टर जस्टिस शेख अजमत सईद साहब के फैसले की जो इंटरप्रिटेशन की बात हुई है, उनका भी ये मानना है कि ये फैसला सिर्फ और सिर्फ उस सैयद जलील की हद तक का है। ये इन पर्सोनम ऑर्डर है, ये सुप्रीम कोर्ट की अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग जजमेंट नहीं है। और आप मुझसे बेहतर जानते हैं
कि सुप्रीम कोर्ट के सिर्फ उन्हीं फैसलों को बतौर अदालती मिसाल पेश किया जा सकता है जो अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग हो या जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले जजमेंट इन रेम करार दिए हों। अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला इन करार दिया गया है तो वो सिर्फ उसी इनफरादी शख्स की हद तक रहेगा। लेकिन इससे पहले जो इसकी जो आखिरी लाइन है, मियां दाऊद, मैं एक सिर्फ मिनट इस पे और स्टे करना चाहूंगा। इस फैसले में ये लिखा हुआ है, कॉन्सिक्वेंटली द सिविल पिटीशन इज डिस्पोज्ड ऑफ विद द अबव ऑब्जर्वेशंस। अब ये उन्होंने ऑब्जर्वेशन दी है और वो जो ऑब्जर्वेशन दे रहे हैं वो इसमें बड़ा क्लैरिटी के साथ कह रहे हैं कि जो नैब ऑर्डिनेंस है उस इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है। तो वो नैब ऑर्डिनेंस की तशरीह कर रहे हैं। अब वो नैब ऑर्डिनेंस की तशरीह एक पर्टिकुलर केस के लिए तो नहीं होगी ना। नैब ऑर्डिनेंस की जो तशरीह है, नैब के जो इख्तियारात हैं, उसको वो कह रहे हैं कि हमने ऑर्डिनेंस को एग्जामिन किया। वो इस पर्टिकुलर केस के हवाले से बात नहीं कर रहे। वो कह रहे हैं कि हमने नैब ऑर्डिनेंस को एग्जामिन किया और उसमें हमने ये देखा कि ये पावर नैब को दी गई है। ये पावर सिर्फ इस मुकदमे में या इस केस में नहीं दी गई, नैब को मुकम्मल तौर पर इख्तियार हासिल है। ये पर्टिकुलरली ये सिर्फ इस मुकदमे के लिए कहाँ है। ये ऑब्जर्वेशन उन्होंने दी हैं नैब ऑर्डिनेंस को सामने रख के। ये इख्तियार उन्होंने कहा है कि नैब ऑर्डिनेंस के अंदर ये चीज है और ये इख्तियार है नैब के पास। तो ये एक पर्टिकुलर केस के लिए कैसे हो गया मियां दाऊद? समी साहब, ये पर्टिकुलर केस के लिए इस वजह से है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में इस फैसले को अप्रूव फॉर रिपोर्टिंग नहीं किया, इसलिए इस फैसले का इतलाक तमाम हाई कोर्ट्स में बतौर अदालती नज़ीर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अगर ये जो ऑब्जर्वेशन थी बहुत मुनासिब होता अगर सुप्रीम कोर्ट जो है अपने इस फैसले को अप्रूव्ड फॉर रिपोर्टिंग कर देती ताकि ये बात क्लैरिटी हो जाती। चले बहरहाल ये मसाइल आ रहे हैं वो ये अब सुप्रीम कोर्ट जाहिर है इसको आगे कोर्ट इसको क्लैरिफाई कर ही देगा। मैं क्योंकि टाइम हमारे पास कम है, मैं सिर्फ इस बहस में नहीं जाना चाहता। मुझे एक और बात आप बता दें कि वहाँ पर जो इस वक्त लाहौर में DIG ऑपरेशंस हैं, ये वही साहब हैं वक़ार साहब जो CPO थे गुजरांवाला के। जब इमरान खान साहब का जा रहा था जुलूस और इनको अंडे मारे गए इमरान खान साहब को और वहाँ से गुजरांवाला से उनको वो वहाँ से बड़ी तेज़ी से गुजरना पड़ा। और ये बताया जाता है कि ये दस्तगीर खान साहब के ख़ास कोई दोस्त हैं और इन्होंने उस वक्त भी जिन लोगों ने अंडे फेंके थे शाम को ही छोड़ दिया था और सारा जो मंसूबा था वो भी इन्हीं के कमरे में बताया जाता है बना था। मेरा सवाल आपसे ये है कि 12 वो 3 गलियां थी, 250-300 अफराद थे नून लीग के और कार्डन ऑफ पुलिस ने किया हुआ था। तो ये किस तरह वो सारे लोग वहां पर पहुंच गए और कैसे वो वहां पर सब कुछ करते रहे। और ये पूरी लाहौर की पुलिस जो है, ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि जो इस वक्त जो लोग पुलिस को डील कर रहे हैं ये वो लोग हैं जो माजी में इमरान खान साहब की जमात के ऊपर जहां पर अंडे मारे गए, जो भी एक्शन हुआ उसमें ये मावनत करते रहे हुकूमत की। तो ये आज जो कुछ किया नाकाम, जो भी नाकामी हुई उसमें पंजाब पुलिस ने तो कोई अपना रोल प्ले ही नहीं किया। मियां दाऊद, आप क्या समझते हैं? पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है वो नून लीग के वर्करों से भरी हुई है। आज का जो तमाशा लगा, कल जो तमाशा लगा, या आज इन दोनों दिनों को आप देखें कि ऐसी जो पुलिस मॉडल टाउन साने मॉडल टाउन में उन लोगों के ऊपर गोलियां बरसा सकती है, वो पुलिस इन वर्करों के खिलाफ इन वर्करों को क्यों नहीं रोक सकी जो मुस्लिम लीग नून के दौर में पुलिस अफसरान अहम ओहदों पर तैनात रहे, वही आज लाहौर में और पंजाब में अहम ओहदों के ऊपर तैनात हैं और वो मुस्लिम लीग नून को फैसिलिटेट कर रहे हैं। इट्स एन ओपन एंड शट। हमने एक दिन पहले भी एक एडिशनल डिप्टी कमिश्नर अरफान महमल का मामला उठाया। आप देखें उस मिसाल को कि वो बिल्कुल किस तरह दीदा दिलेरी से एक बंदा अदालत के अंदर मुस्लिम लीग नून को खुफिया दस्तावेजात जो है वो ख्वाजा साद रफ़ी को और आहद चीमा को प्रोवाइड कर रहा था। उसका क्या हुआ? कुछ भी नहीं। और यही मसला जो है वो लाहौर पुलिस ने भी आज अपना सियासी रोल प्ले किया और उस वक्त के ऊपर रोल प्ले किया जहाँ पे मुस्लिम लीग नून को ज़रूरत थी, मुस्लिम लीग नून को वर्करों की ज़रूरत थी, उसने तमाशा लगाना था। वो मुस्लिम लीग नून के वर्करों को उन्होंने थोड़ा सा ड्रामाबाजी करके पैसेज दिया और वो अंदर पहुंच गए। वरना ये आप आम तौर पे आप ये बात देखें, क्या ये बात मानने वाली है कि एक कांस्टेबल किसी आम आदमी को धक्का मारे तो उसकी जरूरत नहीं है वो आगे जा सके, लेकिन वहाँ पे इतनी बड़ी पुलिस फोर्स जो है वो मौजूद हो, लेकिन वो चंद 100 मुस्लिम लीग नून के कारकुनों को पीछे नहीं रोक सकी। ये सही बात भी क्रिएट की गई, ये आज भी क्रिएट की बाजार। बिल्कुल सही बात है। अच्छा, मैं एक ये मुस्लिम लीग नून जो है मैं यार एक फुटेज वो चला दें जो हमजा शहबाज साहब को जो वर्कर उनका जो उनको उठा रहा था, जरा वो तस्वीर के साथ वो जरा दिखा दें।
एक जो इमेज है, ये बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि आज जो कुछ हुआ वो हमज़ा शहबाज को बतौर लीडर इस्टेब्लिश करने के लिए बहुत ज़रूरी था, और कल भी जो हुआ वो भी यही था। बताना यह मकसूद था कि हमज़ा शहबाज एक मर्द आहन है और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है और जो एक एक्टिव रेजिस्टेंस है वो हमज़ा शहबाज ही कर रहे हैं, और इसका बड़ा ताल्लुक़ है मुस्लिम लीग नून की अंदरूनी पॉलिटिक्स से। मरीम नवाज़ साहबा जो नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी, अमूमी तौर पर यह समझा जाता था कि शायद वो मुस्लिम लीग नून को लीड करेंगी, लेकिन कल और आज जिस तरीके से हमज़ा शहबाज के वर्कर्स, उनके इमेजेस और जिस तरीके से फोकस बना के उनको पेश किया गया। मियाँ दाऊद 30 सेकंड है, ज़रा कमेंट कर दीजिएगा। अब क्या नून लीग ये चाह रही है कि हमज़ा शहबाज ही उसको लीड करेंगे? कहीं ये भी आपको कोशिश नज़र आ रही है सारे प्रोसेस में? समीर भाई, 2 दिन के ड्रामेबाजी से तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है। देख के हमज़ा शहबाज शरीफ को आगे लाया जा रहा है। इस बात में कोई दूसरी बात नहीं है कि दोनों फैमिलीज़ के आपस में इख्तलाफात हैं और लोग चाहते हैं कि वो हमज़ा शहबाज शरीफ को आगे लेकर आएँ। कल की आप रजिस्टर्स देखें कि कितने MNAs और कितने MPs जो हैं वो हमज़ा शहबाज के लिए वहाँ पर पहुँचे और आज कौन से पहुँचे, और इसको आप कंपेयर करें जब मियाँ नवाज शरीफ की कोटलपा जेल में जाने का मौका होता था, उस वक्त कितने MNA और MPs जो हैं वो मौजूद। बहुत बहुत शुक्रिया मियाँ दाऊद, मुझे इजाज़त लेनी है क्योंकि हो चुका है, लेकिन ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। मुस्लिम लीग नून की इंटरनल पॉलिटिक्स भी प्ले अप हो रही है। कहीं ना कहीं कोई एग्रीमेंट, कहीं कोई NRO, कोई डील जिसमें शायद ये तय किया गया हो कि हमज़ा शहबाज आगे आएंगे, मरीम नवाज़ साहबा, क्योंकि नवाज़ शरीफ साहब की साहबजादी हैं। और एक बड़ा सवाल है नवाज़ शरीफ साहब की पॉलिटिक्स पर। बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब ने जो कुछ किया उसमें परवेज़ रशीद साहब और मरीम नवाज़ साहबा का बड़ा अमल दखल है। तो शायद जो एक मुतबादल के तौर पर जिसको आगे किया जा रहा है वो शायद हमज़ा शहबाज हो। आने वाला वक्त ही बताएगा। इजाज़त दीजिए नाजरीन, कल फिर इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।